evening. Uh, we were on collective bargaining now. Yes, sir. If I remember it, on that day, perhaps we were talking about collective bargaining in post-independence period. I think Yes, this was the last slide which yes, Tosi wanted me to repeat. yes, sir. Okay. So I'm required to share the screen first. You are getting this? Collective bargaining in post-independence period. Yes, sir. Is this is it is visible on your screen तो सी ना Yes, sir. दिख रहा है ना? तो मैंने इसमें ये बताया था कि collective bargaining was not much in use before independence, है ना? इंडिपेंडेंस के पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टेक्निक्स बहुत अधिक यूज में नहीं था. ये एक इंस्टेंसेस जो हम लोगों को मिला 1920 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में महात्मा गांधी के इंस्टेंस पर वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुआ था, है ना? दैट वाज द वन एग्जांपल बिफोर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस the government policy emphasized the need for collective bargaining. ये तुमको right from क्या I have to admit him right from uh, first 5-year plan. Yes, sir. 1947, sir. 1951 1952 कर दो. First 5-year plans 1952. 1952. Collective bargaining was introduced in India for the first time in 1952 और तब से लेके हमारे यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में ग्रेजुअली इसका ग्रोथ हुआ है, इवॉल्व किया है. अभी जो करंट सिचुएशंस है उसमें जो बोनस से रिलेटेड मैटर्स हैं, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड मैटर है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के संबंध में कुछ डिसाइड करना है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के संबंध में किया, दोनों डिसाइड किया कि चले इसको आर्बिट्रेशन से डिसाइड करते हैं. जो हम लोग का इंसेंटिव स्कीम्स अगर कोई देती है प्रोडक्टिविटी के लिए कंपनी, इन सारे मामलों में कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू से काफ़ी कुछ डिसाइड हो रहा है. पर्टिकुलरली अगर तुम बैंकिंग इंडस्ट्री में जाओ तो शुरू में जो एम्प्लॉइज़ का टर्म्स एंड कंडीशंस था, सर्विस कंडीशंस था, वो तुमको पता होगा. शास्त्री अवार्ड, देसाई अवार्ड, ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल से डिसाइड होता था. वहाँ उनका जो अवार्ड था उससे होता था, लेकिन बाद में ये बाईपार्टाइट सेटलमेंट से होने लगा. अभी शायद 11th
बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में जो 2020 में। तो ये पता चलता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे को समझने में, और उनको उनको इश्यूज को नेगोशिएशन से डिसाइड करने में काफ़ी सफलता मिली है, और ये इस तरह से इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। दिस इज ऑल आई वांटेड टू शो यू so far as the collective bargaining in post independence period is concerned. Good afternoon. Good afternoon. You are late. Yes, sir. तो ये तो हो गया। तो सिर्फ you have anything Yes, to sir. ask? No, sir. Okay. The next chapter हम लोग को है पढ़ना है, जानना है process of collective bargaining. ठीक है? Yes, sir. सर ये काफी बड़ा टॉपिक है। नहीं, ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें एक अब कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए पहला स्टेप्स क्या होता है, प्रोसेस वेयर फ्रॉम इट बिगिंस। पहले तो नहीं नहीं सर, ये नहीं हम कह रहे हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ लॉ, हाँ, इज अ बिग टॉपिक, राइट, यू आर राइट इन सेइंग। अच्छा, मैं अपना पंखा बंद कर दूं क्या? कोई नॉइज आ रहा है क्या? नहीं ना? सर हल्का हल्का, लेकिन डिस्टर्बिंग नहीं है। अच्छा, मैं बंद कर सकता हूँ, रुको तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि मैं एसी चलाना नहीं चाहता, अभी मौसम बहुत अच्छा नहीं है। तो पहला इसका प्रोसेस जो बिगिन करेगा, तो दे शुड डिसाइड कि चलो नेगोशिएशंस होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट दे शुड प्रिपेयर फॉर एंड टू नेगोशिएट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दे हैव टू प्रिपेयर ए चार्टर ऑफ डिमांड्स, है ना? चार्टर ऑफ डिमांड्स, अगर चार्टर ऑफ डिमांड्स बन गया तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी नेगोशिएशंस। आई विल डील ईच वन ऑफ देम। नेगोशिएशंस के बाद, अगर नेगोशिएशंस के बाद किसी अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो दैट वुड बी कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, एंड आफ्टर द कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन वुड बी द फोर्थ स्टेप। अगर इससे नहीं होता है तो एम्प्लॉइज स्ट्राइक का कॉल देगा, फिर कंसिलिएशन और जो प्रोसेसेस है आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के प्रोसेसेस हैं, conciliation officers, board of conciliation, inquiry. So that is once the collective bargaining fails. Now let us see each one of them. Charter of demands. Charter of demands में क्या होता है कि the trade union will notify the employer of initiating collective bargaining negotiations. The representative of the trade union draft a charter of demands which contains issues related to terms of employment and the working conditions, namely wages, allowances, bonuses, working hours, benefits, holidays, है ना? तो इससे कंसर्निंग जो भी इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉइज का डिमांड है, उसका एक चार्टर ऑफ डिमांड्स एम्प्लॉयर के सामने रखते हैं। ये पहला इश्यूज हो गया, पहला। नेक्स्ट है नेगोशिएशन। Negotiation is the next step after submissions of the charter of demands by the trade union. अब charter of demand के बाद ये negotiations के लिए आएंगे। Both the employer and the employee seek opportunities to suggest compromise solutions in their favor
until an agreement is reached. अब उसमें दोनों अपने अपने व्यूज पॉइंट्स रखते हैं, दोनों रखते हैं कि ये इस बात पर सहमति हो जाना चाहिए. I think it is if it impossible to reach out an agreement, the third party may be brought in from outside. कभी कभी ये आपस में नहीं तय कर पाते हैं तो कभी कभी एक थर्ड पार्टी का असिस्टेंस भी ले सकते हैं नेगोशिएशंस में. And if even with the assistance of the third party, no viable solution can be found to resolve the parties' differences, trade union may decide to. अब अगर negotiations fail करेगा, then they may take some other measures. दूसरा तो negotiations हम लोगों ने समझ गया. अगर pursuant to the negotiations between the parties, a collective bargaining agreement will be executed between the employer and the workmen represented by trade unions, setting out the terms of employment and the working conditions. Negotiations के बाद अगर किसी बात पर सहमति बनती है तो एक एग्रीमेंट बनेगा, that would be drafted. That agreement would be signed by the employer representative as well as by the employee. अब इसमें बहुत ध्यान से देखने का जरूरत पड़ता है कि जिन जिन बातों पर सहमति बनी है, जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ है, वो एग्रीमेंट में सारे आ जाएं, और जो एग्रीमेंट हुआ है वो उसी. और ये एक मतलब ड्राफ्टिंग स्किल, एलिमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिखने समय में अगर एग्री किया जिस बात पर, वो अगर हूबहू आप नहीं लिख पाए, जो एग्रीमेंट हुआ है वो एज क्लोज करेक्टली उसको रिड्यूस्ड इन राइटिंग, उसको सही सही ढंग से लिख पाना, ये बहुत ही क्रूशल है. इवन इफ यू नेगोशिएट समथिंग एंड इफ यू डोंट allow, you are not able to write it down in the agreement, or you write it down in a different way, or you write it down incorrectly, तो जो प्रिंसिपल्स है ड्राफ्टिंग का उसको इसमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि जो दोनों के इंटेंशंस थे, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉई के, और जो दोनों करना चाहते थे, वो प्रॉपरली एग्रीमेंट में लिखा जाए. ये इम्पोर्टेंट है. सर इस पे किसका साइन रहेगा? एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, यस. और उसमें सारा कुछ जो एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट होता है कि ये किस तारीख को ये मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या एजेंडा इश्यूज था, किस बात पे सहमति बनी, दोनों में क्या अंतिम रूप से निर्णय लिया गया कि कैसे किया जाए, तो किस किस सिचुएशंस में क्या होगा, टाइम बाउंड, टाइमलीनेस उसका क्या है, कितने दिन के बाद इसको फिर से रिवाइज करना है. मान लो वेजेस है कुछ है तो होगा कि टाइमली रिवीजन, डीए है वगैरह है, ये सारी बात. रचू चला दो पंखा. टाइमली रिवीजन, इसका बहुत, ये सारी बातें जो वहाँ डिसाइड हुआ है वो करेक्टली आपके एग्रीमेंट में आ जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉयर को भी अपने तरफ से उसको ठीक ढंग से देख लेना चाहिए, उसको रिव्यू कर लेना चाहिए, एम्प्लॉई को भी कर लेना चाहिए कि जो बातें तय हुई थी वो सभी आ गई कि नहीं आ गई, है ना, इम्पोर्टेंट है. देन यू कम टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट. ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेज है, क्योंकि अगर आप डिसाइड ही कर लिए कुछ कि हम ऐसा करेंगे लेकिन अल्टीमेटली दैट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, तो वो सारा एफर्ट बेकार चला गया. इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज implementation of the agreement. At this stage, by which unions will
look to hold the employer to account and ensure the agreement is being implemented. इसलिए यहाँ इस स्टेज पर एम्प्लॉयज यूनियन का काम होता है एम्प्लॉयर को ये दबाव बनाना, ये उनको प्रेश करना कि यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन, है ना? जो भी सहमति की है उसको इम्प्लीमेंट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट तो साइन हो गया इसके ऊपर भी अब जो एग्रीमेंट साइन हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, केवल वो एक पीस ऑफ पेपर बन के नहीं रह जाए, वो इम्प्लीमेंट हो। फॉर इंस्टेंस आर वर्कर्स गेटिंग पेड द एग्रीड मिनिमम सैलरी। अब उसमें जो उन्होंने एग्री किया सैलरी वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये देखना भी यूनियन का काम होता है। और हैज द फर्म बिल्ट द न्यूली रिक्वेस्टेड कैंटीन। अब उसमें अगर एग्री हुआ कि भाई एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन होना चाहिए या जो भी डिसाइड हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So unless it is implemented, that negotiations got no meaning. अब किसी एग्रीमेंट का एक एक्सपायरी डेट है कि दिस वेज रिवीजन विल बी इफेक्टिव फॉर 10 years, 5 years, 3 years, तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से वो काम हो रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर से डिसाइड करना है। तो ये जो प्रोसेसेस इसके हो गए, फर्स्ट charter of demands, then negotiations, then agreement, and then implementation of the agreement, है ना? सर चार्टर ऑफ डिमांड नहीं समझे थोड़ा। चार्टर ऑफ डिमांड जैसे कि अब आप चाहते हैं आपका वेज रिवीजन हो, आपका डियरनेस अलाउंस बढ़े, आपका हाउस रेंट बढ़े, सुने कई तरह के डिमांड। आपके अंडरटेकिंग में एक एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन हो, आप चाहते हैं कि आपका हॉलीडेज बढ़ाया जाए, आपका वर्किंग आवर्स कम किया जाए। ये सारे जो इश्यूज हैं, आप किन किन बातों पर आप समझौता, आप क्या क्या आपका डिमांड है एम्प्लॉयज का, वो एक डिमांड प्रिपेयर करेंगे और उसको एम्प्लॉयर के सामने रखेंगे। एम्प्लॉयर उसमें अपना डिफिकल्टी बताता है और एम्प्लॉयज अपना बताता है कि ये सब का होना जरूरी है। इसी के लिए नेगोशिएशन होता है और अल्टीमेटली एक कंप्रोमाइज होता है कि ठीक है अभी उतना नहीं बढ़ा सकते, अभी इतना बढ़ा देते हैं, 3 साल के बाद फिर बढ़ा देंगे, जो भी उनका डिसाइड होता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? चार्टर ऑफ डिमांड्स। You have to learn about the processes of collective bargaining. The process will begin with the preparation of charter of demands. Once the charter of demand is prepared, the next step is negotiations. Then both of them will sit together and they will negotiate कि इसमें क्या होना चाहिए। वर्क एम्प्लॉयर्स की अपनी डिफिकल्टी होती है कि हमारे अभी इतने पैसे नहीं है, इतना प्रोडक्टिविटी नहीं है। कभी कभी उनका होता है कि टारगेट ओरिएंटेड कि अगर इतना प्रोडक्टिविटी हो जाएगा तो मैं इतना कर दूंगा। ये सारे बातें उस पर नेगोशिएट होती हैं। अब जो भी नेगोशिएट हो गई, जो जिन इश्यूज पर नेगोशिएशंस फाइनल हो गया, उसको एक एग्रीमेंट साइन करके उसको रिटन एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि ये हमारे आपके बीच में तय हो गया। अब अगर वो जो भी तय हो गया वो इम्प्लीमेंट हो जाए, यही इतना ही स्टेप्स है इसका, इतना ही यही प्रोसेसेस है। इफ समबडी आस्क यू टू राइट अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ कलेक्टिव आर्ग्यूमेंट, there are 4 stages, 4 processes: charter of demands, negotiations, agreement, and implementation of the agreement. Right? I hope I am clear. यस सर। Komal Kumari, why have you understood? समझ गई? Yes, sir. कोई difficulty हो, if you have any doubt in the mind, you ask me. Don't be scared. I like the students who ask too many questions. I don't like the students who sit idle.
सर चार्टर ऑफ डिमांड एक बार और शेयर कर सकते हैं? ये 100 टाइम्स कर सकते हैं, वाई नो, वाई एक टाइम। चार्टर ऑफ डिमांड्स मैं शेयर कर दिया, पर दिख रहा है तुमको? यस सर। वुड यू लाइक टू नोट इट डाउन? आई टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, हो गया? यस सर, हो गया। ओके। अब हम लोगों को ये भी कभी कभी पूछता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। तो प्रिंसिपल्स यूनियन के लिए भी है, लेबर यूनियन के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, दोनों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स। I don't know where it has gone. Charter of demands, distributive, अब यूनियन के लिए जो प्रिंसिपल्स है, जो यूनियंस को फॉलो करना चाहिए while going for collective bargaining, एक इस उनके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रेड यूनियंस should eliminate undemocratic process within their own organization. ट्रेड यूनियंस का इंटरनल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड होना चाहिए, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगा तभी एम्प्लॉइज अपनी डिमांड रख पाएंगे। वो तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से डिमांड रखते नहीं है, दे गो थ्रू द यूनियंस, है ना? तो से यस सर। तो अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस रहेगा, अगर वहाँ डिस्कशन होगा, लोग पाएंगे, तो then only it would be effective, then only that demand could be put to the employer. Or trade union leaders should appreciate the economic implications of the collective bargaining. ट्रेड यूनियन लीडर्स अगर कोई ऐसा डिमांड लेके जाते हैं जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के मीन्स से बाहर का अगर है, तो वो फिर वो डिमांड रखने से भी कोई ये नहीं होगा, अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं पुट करना चाहिए। Leaders should assist in the removal of such restrictive rules and regulations as are likely to increase costs and prices, reduce the amount that can be paid out as wages, and tend to make for low employment and the long run lower standard of living of all sections of society. अब ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो जिससे कि कॉस्ट्स इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो इन रूल्स रेगुलेशंस को ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। इस पे ट्रेड यूनियंस को ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे रूल्स हैं जो एम्प्लॉइज़ को उसके वेजेस, जिसके वजह से एम्प्लॉइज़ का वेजेस कम हो जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को कम करता है, उसके एम्प्लॉइज़ का लिविंग स्टैंडर्ड जिससे हाई नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना इनका काम है। दिस इज़ फॉर द मैनेज यूनियन। फॉर द मैनेजमेंट जो है, फॉर द मैनेजमेंट ये ज़रूरी है
to develop consistently and consistently follow a realistic labor policy. आई थिंक इसको elaborate करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय भी कोई काम करेगा तो अनलेस अब आप उसको एडिक्वेट रिम्यूनरेशन नहीं दीजिएगा, उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं दीजिएगा, तो दे वोंट बी एबल टू वर्क. तो आपको इस मामले में एक 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 रियलिस्टिक व्यू लेना चाहिए कि भाई इतना देना ही होगा, नहीं तो काम नहीं हो सकता है. मैनेजमेंट मस्ट ग्रांट रिकॉग्निशन टू इट विदाउट एनी रिजर्वेशंस. ट्रेड यूनियंस को रिजर्वेशंस देने में कोई डिफिकल्टी नहीं पैदा करना चाहिए उसको, क्योंकि ट्रेड यूनियन ही अपनी बात रखेंगे, और यूनियन को अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो दैट वुड कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा. Periodically examine the rules and regulations by which its labor force is governed. जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें समय के साथ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है. अब किसी मिनिमम वेजेस एक्ट में सपोज करो आज से 25 साल पहले कुछ अमेंडमेंट हुआ, एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया, तो समय के साथ विद इंक्रीज पैसा का डिक्रीजिंग, परचेजिंग पावर घट रहा है, मान लो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपको अब स्कूल्स में ज़्यादा फीस देना पड़ रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा बिल्स देना पड़ रहा है, तो ये सब पीरियडिकली इन सब चीज़ों पर ध्यान देके उसको टाइम टू टाइम अमेंड करना चाहिए, ताकि वो टाइम के साथ अपडेटेड रहे, है ना. एंड मैनेजमेंट शुड डेवलप ए कॉर्डियल रिलेशन. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यू डेवलप ए कॉर्डियल रिलेशन. मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में एक अच्छे ताल्लुकात रहें, ये भी मैनेजमेंट को देखना उसका काम है. ठीक है. सर सेकंड पॉइंट एक बार. मैनेजमेंट मस्ट ग्रांट रिकॉग्निशन टू इट विदाउट एनी रिजर्वेशंस. रिकॉग्निशन देने में कुछ अननेसेसरी कंडीशंस या डिफिकल्टी नहीं पुट करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जब ट्रेड यूनियन ही अपनी बात रखेंगे, वहाँ उनसे नेगोशिएट करेंगे, और उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा, उनको मान्यता नहीं प्रदान करिएगा, तो एम्प्लॉइज के बात को ठीक ढंग से नहीं रखा जा सकेगा. नॉट टू रिकॉग्नाइज इज टू नॉट टू अलाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना. दूसरे टॉपिक पे चलें. यस सर. अब एक प्रोसेसेस हम लोगों ने समझ लिया, प्रिंसिपल्स समझ लिया, इसके टाइप्स के बारे में भी पूछता है. टेल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का 5 टाइप्स के कलेक्टिव बार्गेनिंग को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू the subjects or the areas in which the negotiations take place. एक उसका है, हमने इसमें 5 लिखा है. You can see distributive, integrative, productivity, composite and concessionary. अब पहला बारी बारी से इनको देखें. डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट. कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स में, कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट्स कह सकते हैं. ये एक ऐसा नेगोशिएशन प्रोसेस है जिसमें एक पार्टी को दूसरे के एक्सपेंस पर बेनिफिट होता है. नेगोशिएशन, इट इज अ नेगोशिएशन प्रोसेस बाय व्हिच वन पार्टी बेनिफिट्स एट द अदर्स एक्सपेंस, है ना. जैसे कि आपको हायर वेजेस मिलेगा तो मैनेजमेंट का एक्सपेंस बढ़ेगा और आपका बेनिफिट बढ़ेगा. सो यू आर गेटिंग द बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट. So Yes, one party is getting the benefit at the expense of the others.
दूसरा और एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर अधिक बोनस आपको मिलता है तो दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट टू वन एंड द कॉस्ट टू अदर्स। तो किसी तरह का जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जाता है तो ये तभी दिया जाएगा जबकि एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरे पार्टी को इसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट्स कहते हैं, है ना, बिकॉज द बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, है कि नहीं। तो वन टाइप ऑफ agreement could be called distributive agreement. So far there is no problem. No, sir. एक दूसरा जो कैटेगरी हो सकता है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसको हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है कि both the sides seem to benefit it, what is seen as win-win bargaining। इसमें दोनों को लगता है कि हमको बेनिफिट हो रहा है, इससे हमको बेनिफिट है, तो एक win-win bargaining you can call it। integrative bargaining can also be called a win-win bargaining, जहां पर कि both the parties seems to be getting benefited। अब इसमें ऐसे सर इसका एग्जाम्पल। वही मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर इट्स एग्जाम्पल्स। अब इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, सपोज करिए कि आपका कुछ वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया गया और बदले में आपको कुछ इंसेंटिव भी बढ़ा दिया गया, तो कंपनी को भी फायदा हुआ कि आप उसको अधिक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अधिक काम करेंगे, और आपको भी फायदा हुआ कि आपको कुछ वेजेस बढ़ गया। इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर कि both may feel that I am getting benefited of it। other examples कुछ तुम लोग बताओ, what could be called integrative bargaining। सर गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी एक दिन के लिए, तो मैनेजमेंट को भी छुट्टी मिली और एम्प्लॉइज को भी। हाँ, अगर आपका इसलिए अगर आपको हो जाता है कि भाई आप वर्किंग आवर्स को बढ़ा दीजिए, 5 से 6 आवर्स कर दीजिए, लेकिन आपको वीक में 5 ही दिन काम करना है, तो यू मे फील कि आई विल गेट टू डेज टू टेक रेस्ट और 2 डेज टू ऑफ हॉलीडेज। कंपनी में फील कि हमको उतना काम हो रहा है, हमको और अधिक काम हो रहा है। व्हेन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ बोथ द पार्टीज को लग रहा है कि इससे हमको भी फायदा है, उसको लग रहा है कि इससे हमको भी फायदा है, तो ऐसे इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है। एक काइंड है बार्गेनिंग का, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक और टाइप्स है जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। जहां पर कि बार्गेनिंग प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। सपोज करिए कि आपको हायर वेजेस मिलेगा अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइएगा। अब पीस रेट सिस्टम कर दिया, मान लिया कि बिजली का स्विच बनाना है, उन्होंने कह दिया कि अगर 100 से अधिक बनाइएगा तो मैं ये रेट दूंगा। तो योर वेजेस यू बोथ ऑफ यू बार्गेन, आपका ये बार्गेन है कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक दिन में इतना बनाएं
तो आपको इतना वेजेस देना होगा। तो द वेजेस हैज कोरिलेशन विद द प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो? यस समझ सर, गए ना? यस सर। तो उद्देश्य उसका होता है टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसको कुछ इंसेंटिव देना पड़ रहा है, उसको कुछ हायर सैलरीज देना पड़ रहा है। तो एम्प्लॉयज को ये है कि ठीक है हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, लेकिन आपका काम अधिक हम करेंगे, लेकिन हमको अधिक सैलरी चाहिए। तो इसके लिए नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशंस का केंद्र बिंदु होता है टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी। ठीक है? यस सर। और अगर आप प्रोडक्टिविटी अधिक चाहते हैं तो इन टर्न यू हैव टू गिव हायर वेजेस। तो इसी के लिए एग्रीमेंट होता है। एक दूसरा जो इसका एक और इसका है जिसको कहते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग। इस कंपोजिट बार्गेनिंग में कंपोजिट bargaining refers to a negotiation that focuses on a number of elements that are not related to pay. ये डायरेक्टली वेजेस से रिलेटेड नहीं रहता है, सैलरी से रिलेटेड नहीं रहता है, लेकिन ये रिलेटेड रहता है एम्प्लॉयज के वेलफेयर से, उनके जॉब सिक्योरिटी से, सच एज उनका जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आज रिक्रूट कीजिए अपने अपने हायर एंड फायर कर दिया, अपने इच्छा से हटा दिया। उसको उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। ही विल नॉट बी रिमूव्ड अनलेस ही इज फाउंड टू हैव कमिटेड सम मिसकंडक्ट, और जो भी है जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। आपका रिक्रूटमेंट का पॉलिसी होना चाहिए एम्प्लॉय ओरिएंटेड। आपका डिसिप्लिनरी प्रोसेस जो है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयर को ज़्यादा आर्बिट्ररी पावर हो जाए हटाने का। जो वर्किंग कंडीशंस है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, डिसिप्लिनरी पॉलिसी है, ये सारे जो है इंश्योरेंस के पॉलिसी हैं, उनके उनको उनको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उनको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो it's not directly concerned with the wages, but concerned with the welfare of the employees. इस तरह के इश्यूज को जब भी रेज करते हैं तो ये इट इज कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग भी समझ गए आप लोग? सर इसमें वेजेस से रिलेटेड नहीं होता, एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड होता है। वो एम्प्लॉय के वेलफेयर से मेजर्स जो लिए जाते हैं फॉर एम्प्लॉयर्स वेलफेयर, उनके इंश्योरेंस का, उनके मेडिकल रिम्बर्समेंट का, सपोज करिए उनके जॉब का अनसिक्योर्ड नहीं हो, जबकि एट द विम्स एंड फैंसी एम्प्लॉयर जब चाहे उनको हटा दे, जब चाहे किसी दूसरे को बहाल कर ले, ये सब नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में जितनी बातें, ये सब जो उनके वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, इन बातों पर जो एग्रीमेंट होता है, जो बार्गेनिंग होता है, उसको हम कंपोजिट बार्गेनिंग कहेंगे। यस। आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर द थिंग्स। एक चीज़ और कभी कभी पूछता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मिला जुला के जो इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने बताया है, यस सर। वो ब्रॉडली दैट इज एडवांटेजेस, और जो हिंड्रेंसेस बताया है वो डिसएडवांटेजेस है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आज यहीं पे खत्म किया जाए। यस सर। सर कंसेंसरी बार्गेनिंग ये छूट गया ओ ना? हाँ, वो छूट गया। राइट राइट राइट। कंपोजिट बार्गेनिंग के बाद, अच्छा वो मैं कल बता दूंगा। इट इज नॉट नोटेड हियर। यस सर। मैं बताता हूँ उनको।
सर डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग सर फिर से बता दीजिए सर। डिस्ट्रीब्यूटिव, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव है जहां पर कि एक पार्टी को बेनिफिट होता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अगर एम्प्लॉइज का वेजेस बढ़ेगा तो इसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, और जो वेजेस बढ़ेगा वो इंटायर एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? इनका सवाल है ये, अक्षय कुमार। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसको जो बेनिफिट एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट होता है पर उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, इन चीज़ों के लिए जो बार्गेनिंग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। अगर आपका सैलरी बढ़ा दिया, अगर नेगोशिएट किया कि भाई सैलरी बढ़ जाएगा अगले महीना से, तो इसमें आपको तो बेनिफिट मिला, हायर सैलरी मिला, लेकिन कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ा? एम्प्लॉयर को? नहीं, एम्प्लॉयर को। बोलिए बोलिए अक्षय कुमार जी। हाँ, तो ऐसे यस सर। ऐसे चीजों को, इस तरह के जो बार्गेनिंग है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। समझ गए? एक के लिए वो लॉस का धंधा है, एक के लिए उसको Yes, sir. फाइनेंशियली उसको के लिए बर्डन है, लेकिन दूसरे के लिए वो बेनिफिट है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग हुआ। समझ गए? यस सर। अब कंसेशनरी बार्गेनिंग क्या है? is based on unions giving back previous benefits to the employer. For instance, trade unions may agree to lower wages in return of job security. अब जब आप कुछ कंसेशंस दे देते हैं एम्प्लॉयर को कि ठीक है हमको इतना वेजेस मत दीजिए बट हमारा जॉब सिक्योरिटी रहना चाहिए। व्हेन यू कंसीड, जब आप किसी चीज़ पर थोड़ा सा ये कहते हैं कि ठीक है हम मान लेते हैं, हम ये इस बात पर एग्री करते हैं, आप कंसीड कर जाते हैं, तो इट इज़ कंसेशनरी। उनको आप थोड़ा कंसेशन देते हैं, ठीक है इतना ही दीजिए कोई बात नहीं, बट हमको जॉब सिक्योरिटी दीजिए टिल आई कम टू द एज ऑफ रिटायरमेंट, हमको काम करना है, लेकिन हम वेजेस पे उतना इंसिस्ट नहीं करेंगे, आप कम भी दीजिएगा तो चलेगा। ये कंसेशनरी एग्रीमेंट्स बेसिकली तब होता है जब ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिक्लाइन वेयर बाय जॉब सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर कंपनी थोड़ा रिसेशन में जा रहा है, अगर उसके प्रोडक्ट्स का सेल नहीं हो रहा है, तो उस समय में वो आपको हटा सकता है। तो आपको भले थोड़ा, जो अभी पेंडेमिक में भी हो रहा है, अभी कोविड में भी कंसेशनरी बार्गेनिंग का सिचुएशंस है। अंडरटेकिंग्स जो है फुल सैलरी नहीं देके उसको पार्ट सैलरी देता है, लेकिन कहता है कि हमको हटाइए नहीं। ठीक है कोमल कुमारी? यस सर, यस सर। समझ रही हो? यस सर। जॉब से हटाए नहीं, भले थोड़ा कम ही सैलरी दे तो चलेगा, लेकिन हमारा जॉब बरकरार रहना चाहिए। तो ये अगर इस तरह की चीज़ों के लिए आप बार्गेन करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कंसेशनरी बार्गेनिंग, जहां आप कंसीड करते हैं कि ठीक है हम कम ही लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नौकरी नहीं जानी चाहिए। सर मतलब कम तो सैलरी में भी चलेगा लेकिन जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। कोविड लॉकआउट, ये लॉकडाउन का जो सिचुएशंस है जहाँ पर कि लॉकडाउन के वजह से एक थ्रेट हो गया एम्प्लॉइज को, उसको रिमूव किया जा सकता है। वहाँ अगर वो बार्गेन कर लिया कि उतना सैलरी नहीं, हमको 80% दीजिए, 70% दीजिए, बट दे भी रहा है, तुम पता करोगे तो जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं सब सैलरी में कट किया है, लेकिन वो कट करके भी उसका जॉब बरकरार रखा है। तो ये जो अभी के लिए ये वन ऑफ द कंसेशनरी बार्गेनिंग इज वेरी रेलिवेंट इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक और इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, जबकि आपको थ्रेट ये है कि आपका जॉब जा सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बोथ, कंपनी का भी सर्वाइवल और एम्प्लॉय का भी सर्वाइवल, दोनों के लिए ये जरूरी होता है कि कुछ कंसेशंस करके भी हम लोग अपना जॉब में बने रहें और कंपनी भी चलती रहे। और जब फिर सिचुएशन इम्प्रूव कर जाएगा, मान लो नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगा, रिसेशन खत्म हो जाएगा,
तो they will go back to their previous wages. This is about concessionary bargaining. कोमल सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। तो मैं समझता हूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले से शायद वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या कुछ है। तो कल तो छुट्टी रहेगा। कल क्लास करना है? कल क्लास करना है? नो, एक दिन छुट्टी। हाँ बिल्कुल। मंडे एट 4 PM हम लोग नया चैप्टर शुरू कर, दूसरे चैप्टर को इस वीक में खत्म कर देंगे। वर्कर्स मैनेज पार्टिसिपेशन एक बचेगा, फिर देखेंगे। ओके सर, चलिए, ऑल द बेस्ट। सी यू Thank you, sir. मंडे Thank you, ऑन sir. 4 PM. Till then, take care. Happy. Don't study. Okay. Okay, thank you, sir.